गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड में फिजिक्स फर्स्ट यूनिट फर्स्ट, जिसमें शुरुआत कुछ डेफिनेशन से होती है, क्योंकि यह बेसिक है। थर्मोडायनेमिक्स क्या है, सिस्टम क्या है, स्टेट्स क्या है, एक्सटर्नल पैरामीटर्स क्या है। तो ये कुछ परिभाषाएं जो मुख्यतः काम में आती है पूरी थर्मोडायनेमिक्स में भी, उनसे हम शुरुआत करते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। पहला कुछ डेफिनेशन से, स्थूल निकाय, मैक्रो सिस्टम। निकाय के बारे में बात कर रहे हैं। स्थूल मतलब बड़ा, वह निकाय जिसमें कणों की संख्या अत्यधिक हो, लार्ज नंबर ऑफ द पार्टिकल्स आर देयर, स्थूल निकाय कहलाता है। जैसे कोई गैस है, उस गैस में कई सारे अणु हो सकते हैं, कई सारे परमाणु हो सकते हैं, कई सारे आयन हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है। मीन्स लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स का सिस्टम जो भी कहलाता है, उस सिस्टम को हम स्थूल निकाय कहते हैं। अब स्थूल निकाय को रिप्रेजेंट करने के लिए इसमें कई सारी अवस्थाएं हो सकती है। जैसे उसको हम कह सकते हैं स्थूल अवस्था और सूक्ष्म अवस्था। स्थूल अवस्था क्या होती है, मैक्रोस्टेट्स क्या होती है, किसी निकाय की वह अवस्था जिसे स्थूल स्वतंत्र चरों लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड आदि से विश्लेषित किया जा सके, उससे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं कि इसमें कई सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं। उन पार्टिकल्स के बारे में कोई पर्टिकुलर स्टेट जिसको हम प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर उसको डिफाइन कर सकते हैं, उसको हम स्थूल अवस्था कह सकते हैं। अब इस स्थूल अवस्था में कई सारी सूक्ष्म अवस्थाएं हो सकती है, माइक्रोस्टेट्स हो सकती है। तो आइए देखते हैं माइक्रोस्टेट्स की डेफिनेशन क्या है। निकाय में उपस्थित सूक्ष्म कणों की अवस्था को उनके ऊर्जा स्तरों से व्यक्त करते हैं। ये अवस्थाएं सूक्ष्म अवस्थाएं कहलाती है। सबसे पहले हमने देखा निकाय। निकाय में कई सारे कण हो सकते हैं। उस कण के बारे में जो कहते हैं वो स्थूल अवस्था होती है। उस कण की जो एनर्जी के बारे में रिप्रेजेंट करते हैं, उस सूक्ष्म कणों की जो ऊर्जा अवस्था के बारे में बताते हैं, मीन्स एक स्पेसिफाइड स्टेट के बारे में बात करते हैं, तो वो उसकी सूक्ष्म अवस्था कहलाती है। जैसे अपन कहते हैं कि किसी इलेक्ट्रॉन की अवस्था को बताने के लिए हमारे पास 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं, जो केमिस्ट्री में मोस्टली पढ़ते हैं। बोर क्वांटम कंडीशन से भी कैलकुलेट किया गया था। तो ये क्वांटम संख्याओं के द्वारा निरूपित किया जा सकता है, जैसे इलेक्ट्रॉन का आप बताया है। नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन, अधिगम्य अवस्थाएं, असेसेबल स्टेट्स। वे सूक्ष्म अवस्थाएं जो स्थूल अवस्था में, स्थूल निकाय में लगाई गई सभी शर्तों की पालन करती है, अधिगम्य अवस्था कहलाती है। मीन्स जैसे स्थूल निकाय है कोई भी, उसमें कई सारी स्थूल अवस्थाएं हो सकती है। उन स्थूल अवस्थाओं में भी कई सारी सूक्ष्म अवस्थाएं हो सकती है। वे सूक्ष्म अवस्थाएं जो कंडीशंस हमने शुरू में अप्लाई किया, पूरे सिस्टम के लिए अप्लाई किया, वही कि वही उन छोटे कणों के लिए, उन छोटी अवस्थाओं के लिए लागू हो सकती है। इसको हम अधिगम्य अवस्थाएं कहते हैं, असेसेबल स्टेट कह सकते हैं। अर्थात जो निकाय के लिए पूरे सिस्टम के लिए लागू गुण है, वो कि वही इन कणों के लिए, इन छोटी अवस्थाओं में लागू हो सकते हैं। इन अवस्थाओं की कितनी संख्या होगी, उन संख्या को हम अधिगम्य अवस्थाएं कहते हैं। नाउ वी डिस्कस इंटरेक्शंस। स्थूल अवस्थाओं में अन्योन्य क्रिया कि कितने प्रकार के जो स्थूल निकाय है उसमें कितने तरह की इंटरेक्शन हो सकते हैं, आपस में परस्पर क्रियाकलाप हो सकते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। कि माना कि 2 निकाय है ए व ए डैश, जो परस्पर अन्योन्य क्रिया कर सकते हैं, अर्थात इनमें ऊर्जा का विनिमय, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी भी संभव है। और इन दोनों को मिला के एक नया सिस्टम बनाया जा सकता है। इन दोनों के संयोजन से एक कंबाइंड सिस्टम ए स्टार जिसको कह सकते हैं वो बनाया जा सकता है। उसकी कुल ऊर्जा एक निश्चित होती है। जैसे एक बड़ा मकान है, उसमें 2 कमरे हैं। इसी तरह से एक बड़ा निकाय है, उसमें 2 सिस्टम्स है, एक ए है, दूसरा ए डैश है। ये कहता है कि पूरा जो मकान है उसमें टोटल संख्या जो है वो कांस्टेंट रहती है, यानी टोटल एनर्जी उसकी कांस्टेंट रहती है। अब देखें कि पहला जो निकाय है उसकी ऊर्जा है EI बार, दूसरा है ए डैश, इसकी ऊर्जा हमने अन्योन्य क्रिया से पूर्व जो ऊर्जा होती है EI डैश बार। I फॉर इनिशियल और F फॉर फाइनल। अन्योन्य क्रिया के पश्चात जो जाती है EF बार व EF डैश, यानी ये पहले की ऊर्जा और इधर वाली लेफ्ट वाली पहले की ऊर्जा रिएक्शन से पहले, और रिएक्शन के बाद में फाइनल ऊर्जा राइट हैंड साइड वाली है।
क्योंकि संयुक्त निकाय की कुल ऊर्जा नियत रहती है, जो पहले ऊर्जा आती है वो कभी बाद में रहती है। मीन्स ई आई बार प्लस ई आई डैश बार इक्वल टू ई एफ बार प्लस ई एफ डैश बार। यहाँ पे ई बार औसत ऊर्जा लेते हैं, क्योंकि ये उस सिस्टम की कितनी भी हो सकती है, तो औसत काम लेते हैं, किसी की ज़्यादा हो सकती है, किसी की कम हो सकती है। दैट्स वाई वी आर टेकिंग द एवरेज एनर्जी। सो दोनों की जो ऊर्जा पहले और बाद में, इसको रीअरेंज करें तो मिलता है हमें ई एफ माइनस द ई आई बार प्लस ई एफ डैश माइनस ई आई डैश बार। मीन्स दोनों में जो परिवर्तन है उन दोनों का जोड़ 0 होता है, या डेल्टा ई बार प्लस डेल्टा ई डैश बार इक्वल टू 0। पहले में परिवर्तन डेल्टा ई है, दूसरे में डेल्टा ई डैश है। या यूँ कहें कि डेल्टा ई इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा ई डैश, कि दोनों की जो ऊर्जा में परिवर्तन है वो बराबर एवं विपरीत होते हैं, एक में बढ़ती है तो दूसरे में घटती है। बेसिक लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी। नाउ देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द इंट्रैक्शन, मोस्टली हम पढ़ते हैं, बाकी तो इनके सब पार्ट्स खूब सारे हो सकते हैं। जो मेन पार्ट्स है वो दो हो सकते हैं। पहला कहलाता है थर्मल इंट्रैक्शन और दूसरा कहलाता है एडियाबैटिक इंट्रैक्शन, या इसको मैकेनिकल इंट्रैक्शन भी कह सकते हैं। पहला हम उसमें अन्योन क्रिया कहते हैं और दूसरे को हम यांत्रिक कह सकते हैं या रुद्धोष्म अन्योन क्रिया कह सकते हैं। थर्मल अन्योन क्रिया क्या है, देखते हैं इन दोनों में क्या बेसिक फ़र्क है। थर्मल इंट्रैक्शन में बाह्य प्राचाल एक्सटर्नल पैरामीटर, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर जो भी हो सकता है, तथा निकाय की ऊर्जा स्तर दोनों नियत रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं पूरी सिस्टम के लिए। और जबकि रुद्धोष्म में एक्सटर्नल पैरामीटर तथा ऊर्जा स्तर के दोनों ही बदल सकते हैं, बाह्य प्राचाल भी बदल सकता है, ऊर्जा के स्तर भी बदल सकते हैं। थर्मल इंट्रैक्शन में मोस्टली जो काम में आते हैं वो ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के रूप में इसको कैलकुलेट करते हैं, आगे पढ़ेंगे इसको अच्छे से। और जबकि यांत्रिक या रुद्धोष्म है उसको हम कार्य में परिवर्तन करते हैं। कार्य में परिवर्तन DW अपन लिखते हैं PdV, मीन्स वॉल्यूम चेंज होता है। इसका मतलब हुआ कि वॉल्यूम एक मैकेनिकल मोशन होता है कि आयतन बढ़ जाता है, घट जाता है, तो वहाँ पे कार्य होता है, जिसे हम बाद में पढ़ेंगे। DW इक्वल टू PdV लिखते हैं। नाउ वी स्टार्ट द फर्स्ट, दैट इज थर्मल इंट्रैक्शन, उसमें अन्योन क्रिया। क्या परिभाषा है इसकी, आइए देखते हैं। निकायों के मध्य वह अन्योन क्रिया जिसमें यदि बाह्य प्राचाल्यों को नियत रखा जाए, द इंट्रैक्शन बिटवीन द टू सिस्टम्स इफ द एक्सटर्नल पैरामीटर्स आर केप्ट कांस्टेंट, तो उनके ऊर्जा स्तर अपरिवर्तित रहते हैं, अर्थात वह भी अपरिवर्तित रहते हैं। देयर डज नॉट चेंज इन द एनर्जी स्टेट। एक्सटर्नल पैरामीटर कांस्टेंट तो इनके एनर्जी लेवल भी कांस्टेंट। ऐसे इंट्रैक्शन को थर्मल इंट्रैक्शन कहते हैं, उसमें अन्योन क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देखें, यदि किसी निकाय की ऊर्जा में कमी अर्थात उसका उत्सर्जन होता है, क्योंकि एनर्जी निकल गई इस निकाय की, तो माइनस क्यू हो जाता है। यदि निकाय का ऊर्जा अवशोषण करता है तो उसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। इसको यूँ समझें हम कि किसी जेब में कुछ रुपए पड़े, मान लो उसकी जेब से रुपए निकल गए तो घट जाता, कमी हो जाती है, माइनस हो जाते हैं। यदि उसकी जेब में रुपए अधिक आ जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो प्लस क्यू हो जाता, प्लस धन हो जाता है, यहाँ पे प्लस क्यू कह सकते हैं। तो यदि निकाय ऊर्जा अवशोषण करता है तो प्लस क्यू, यदि घटती है तो माइनस क्यू उत्सर्जन करता है। यदि ए निकाय की ऊर्जा के परिवर्तन डेल्टा इक्वल टू क्यू है तथा ए डैश निकाय की ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा ई डैश इज इक्वल टू क्यू डैश है, तो जो एक नंबर समीकरण लिखी थी डेल्टा ई प्लस डेल्टा ई डैश इक्वल टू 0, उसमें यदि सब्स्टिट्यूट करते हैं इसको तो हमें मिलता है Q प्लस क्यू डैश इक्वल टू 0, अर्थात Q इक्वल टू माइनस क्यू डैश। क्या कंक्लूजन है इसका कि संयुक्त निकाय में उपस्थित यदि एक निकाय ऊर्जा उत्सर्जन करता है, कंबाइंड स्टेट में हमने दो सिस्टम माने हैं, उसमें से एक निकाय यदि ऊर्जा उत्सर्जन करता है, एनर्जी रिलीज करता है, तो दूसरा निकाय उतनी ऊर्जा का अवशोषण करता है। एक की प्लस क्यू है तो दूसरे की माइनस क्यू है। दो बंदे हैं, एक पैसा देता दूसरा लेता, जितने पैसे उतने उसने दिए उतने पैसे उसने ले लिए। ये एक सिंपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। विशेष स्थिति, इसकी भी एक स्पेशल स्थिति कह सकते हैं, जिसको कहते हैं थर्मल इंसुलेशन, थर्मल आइसोलेशन, ऊष्मारोधन या ऊष्मा विलगन। क्या है देखते हैं। यदि दोनों निकायों को परस्पर किसी ऊष्मारोधित थर्मली इंसुलेटेड परत से अलग अलग कर रखा जाए, जैसे ए स्टार में जो कंबाइंड सिस्टम था उसमें दो निकाय थे, ए व ए डैश,
तो इन दोनों को एक ऐसी परत से, एक ऐसे पार्टीशन से अलग अलग कर दें कि जिनसे इनकी एनर्जी का एक्सचेंज ना हो सके, उष्मारोधित इंसुलेटेड परत से अलग कर दिया जाए, तो इनके मध्य अन्योन क्रिया नहीं होगी क्योंकि एनर्जी का एक्सचेंज ही नहीं होगा। इस अवस्था को, इन निकायों को उष्मारोधित या रुद्धोष्म विलगित एडियाबेटिकली आइसोलेटेड कहते हैं। नाउ वी स्विच ओवर टू द नेक्स्ट इंट्रैक्शन, दैट इज एडियाबेटिक इंट्रैक्शन, रुद्धोष्म अन्योन क्रिया। माना कि संयुक्त निकाय में स्थित दोनों निकाय ए व ए परस्पर उष्मारोधित है। मीन्स पूरा जो सिस्टम था हमारा ए स्टार, उसमें दो सिस्टम आने थे ए व ए, दोनों के बीच को हमने एक पार्टीशन लगा के उष्मारोधित कर दिया। मीन्स इसमें कुछ परिवर्तन नहीं हो सकता। अब यदि निकायों में बाह्य प्राचालन में कुछ में परिवर्तन करने पर, अब मान लो इस निकायों में आपस में किसी दोनों के मान लो प्रेशर चेंज कर दिया, वॉल्यूम चेंज कर दिया, टेम्परेचर चेंज कर दिया, तो इनके मध्य अन्योन क्रिया संभव हो सकती है। कब हो सकती है? जब एक्सटर्नल पैरामीटर बदले, तब ऊर्जा का विनिमय भी संभव हो सकता है। ऐसे नहीं होगा, बाह्य प्राचाल यदि कांस्टेंट है तो नहीं होगा, परंतु बाह्य प्राचाल में कुछ परिवर्तन होता है तो इनके मध्य इंट्रैक्शन पॉसिबल है, जिसके कारण इनका ऊर्जा की विनिमय हो सकता है। ऐसे इंट्रैक्शन को रुद्धोष्म एडियाबेटिक अन्योन क्रिया कहते हैं। रुद्धोष्म रूप में विलगित निकाय में माध्य ऊर्जा में वृद्धि स्थूल निकाय पर किया गया कार्य स्थूल कार्य करता है। इसकी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आगे पढ़ेंगे, इसको देखते हैं क्या है ये। यदि रुद्धोष्म है मीन्स बाहर से दुनिया से अलग है, परंतु आपस में जो बदल सकता है अंदर से, विलगित निकाय में माध्य ऊर्जा में वृद्धि होगी, वो उसके द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। मीन्स यहाँ पे ऊर्जा और कार्य बीच में संबंध आएगा। यदि निकाय पर किया गया कार्य है तो प्लस डब्ल्यू होता है, यदि निकाय द्वारा किया गया कार्य तो माइनस डब्ल्यू होता है। यदि निकाय अपनी खुद की ऊर्जा खर्च करके कार्य करता है, मीन्स निकाय द्वारा किया गया कार्य, तो माइनस डब्ल्यू। तो यदि निकाय पर कोई कार्य होता तो प्लस डब्ल्यू होगा। सो यूजिंग द इक्वेशन फर्स्ट, जिसमें हमने लिखा था डेल्टा ई बार प्लस डेल्टा ई डैश बार इक्वल टू 0, उसमें सब्स्टिट्यूट कर दें डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा ई बार एंड द डब्ल्यू डैश इक्वल टू डेल्टा ई डैश बार। यह मिलता है डब्ल्यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू डैश। यदि एडियाबेटिकली आइसोलेटेड सिस्टम और बाह्य प्राचाल बदलते हैं तो एक निकाय द्वारा किया गया कार्य दूसरे निकाय पर किए गए कार्य के बराबर होता है। ये तो था हमने अलग अलग किया, एक में जिसमें कहा कि दोनों पैरामीटर, एक्सटर्नल पैरामीटर और एनर्जी दोनों कांस्टेंट होते हैं, दूसरे में कहा कि दोनों बदल सकते हैं। अब हम चाहते हैं कि व्यापक रूप से जनरलाइजेशन क्या होता है, जनरल इंट्रैक्शन क्या होता है, तो व्यापक अन्योन क्रिया जिसमें दोनों ही संभव है, दोनों ही संभव नहीं है, मतलब कुछ भी बदल सकता है इसमें। तो देखते हैं क्या है। सामान्यतः निकाय न तो रुद्धोष्म रूप से विलगित होता है, थर्मल इंसुलेटेड होता है, और न ही बाह्य प्राचाल इस तरह किए जा सकते हैं, दोनों बदल सकते हैं। अतः ऐसे निकाय में कुल ऊर्जा परिवर्तन दोनों प्रकार के उसमें ये यांत्रिक अन्योन क्रिया द्वारा संभव है। मीन्स इसमें दोनों चीज़ बदल सकती है, एनर्जी भी बदल जाएगी और कार्य भी होगा। अतः ऐसे निकाय में कुल ऊर्जा परिवर्तन दोनों प्रकार के उसमें यांत्रिक अन्योन क्रिया संभव सकती है, और जिसको हम लिख सकते हैं डेल्टा ई डैश ई बार इक्वल टू डब्ल्यू प्लस क्यू, पहले सिस्टम के लिए, दूसरे के लिए डैश डैश लिख सकते हैं। अतः इससे स्पष्ट है कि कार्य डब्ल्यू तथा उष्मा क्यू दोनों ही ऊर्जा के रूप है, दोनों को जोड़ सकते हैं, मीन्स दोनों एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म है और परस्पर बदल सकते हैं। वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू द एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू द वर्क। इस कारण ऐसे निकायों की अन्योन क्रिया जिसके द्वारा डब्ल्यू व क्यू दोनों का ही अध्ययन किया जा सकता है, अतः इसे थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। थर्मोडायनेमिक्स ऊष्मा गतिकी, ऊष्मा के कारण गतिकी हुई। ऊष्मा मीन्स दैट इज द एनर्जी फॉर्म और गति दैट इज वर्क डन। इसका मतलब वह कार्य और ऊर्जा दोनों को जो कंबाइंड स्टेट जिस साइंस में काम में डिस्कस करते हैं उसको हम थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। दिस इज द ओरिजिन ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स वर्ड। ऊष्मा गतिक की ऊष्मा के कारण गतिकी होती है, गति के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है, दोनों परस्पर बदल सकते हैं। दैट्स वाई दिस ब्रांच इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। से ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियम लिखते हैं, आगे पढ़ेंगे इसको अच्छे से। उसमें डी ई इक्वल टू डेल क्यू प्लस डेल डब्ल्यू की जो बाहर से जो ऊर्जा दी जाती है वो इसकी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि के लिए काम में आती है और किए गए कार्य के बराबर होती है। दोनों ही उसमें ऊर्जा का समावेश होता है। इसका विस्तृत वर्णन हम आगे के चैप्टर्स में करेंगे।